नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का बिहार अड्डा 24/7 पर। उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। तो जितने प्यारे साथी हैं, जितने प्यारे दोस्त हैं, सभी को नमस्कार है। बिल्कुल जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो भाई जीके जीएस की इस रामबाण श्रृंखला में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। जितने प्यारे बच्चे हैं फटाफट से आ जाओ। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है क्योंकि आज क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही शानदार रखा गया है आप सभी के लिए ही। और उससे पहले हम मोटिवेशन पर चलेंगे। इतिहास लिखने में, कहते नहीं, इतिहास लिखने के लिए, ठीक है, कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास कैसे लिखोगे आप अपना? कैसे लिखोगे? आपको अपना इतिहास लिखना है सफलता से। किससे लिखना है? सफलता से। आप अगर सफल हो गए तो आपका इतिहास अपने आप बन गया। आपको बनाना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा मेरे प्यारे साथी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी बच्चों का। निहाल, कल्पना, आदित्य, जितेंद्र, रोहन, जितने प्यारे दोस्त हैं मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। अलग हिटमैन जी बहुत बहुत नमस्कार है। नमिता और जितने भी प्यारे साथियों ने अभी तक, जी हाँ, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। कैसा है बाबू? बिल्कुल निःशुल्क है, इस बात को याद रखिएगा। ऐप इसमें बस आपको करना क्या है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर से रजिस्टर करना है और साथ ही साथ में याद रखिएगा आपको अपने ईमेल आईडी से क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, जिससे आप सभी को करंट अफेयर, डेली क्विज, मैगजीन, नोट्स एंड आर्टिकल, साथ साथ में जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल और वीडियोज, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगी। इस बात को याद रखिए। तो बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगी तो फिर आप समझदार हैं मेरे प्यारे दोस्त कि आपके लिए बड़ा ही शानदार हो जाएगा। साथ ही साथ में ये है बिहार अड्डा 24/7। जी हाँ, ये है बिहार अड्डा 24/7। तो इस पर आपको सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आप सभी को शाम 8 बजे की क्लास और सुबह जो मेरी क्लास होती है 11 बजे की, दोनों ही क्लासेस आप सभी प्यारे बच्चों को मिलती रहें। जितने प्यारे दोस्त हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? सभी को नमस्कार है, हर हर महादेव। जितने प्यारे दोस्त हैं बिल्कुल हैप्पी एयरफोर्स डे भैया, आपको भी, सभी प्यारे दोस्तों को। कह रहा है कौन सा देश भारत के साथ न्यूनतम भूमि सीमा साझा करता है? नेपाल है, चीन है, म्यांमार है, या फिर कह रहा है अफगानिस्तान है। न्यूनतम भूमि सीमा साझा करता है ऐसा कौन सा देश है, आप सभी को बताना है। हमने ये सवाल बहुत बार बताया है। एक छोटी सी ट्रिक लिख लो, बचपन में एमबीए। क्या लिखोगे? बचपन में एमबीए। ये वो ट्रिक है जो आपको 7 देशों के बारे में बताएगी। जी हाँ, 7 कंट्रीज के बारे में बताएगी। और सबसे लंबी भूमि सीमा किसके साथ है और सबसे छोटी भूमि सीमा किसके साथ है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। किस ऑर्डर में अरेंज्ड है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। बा का मतलब है बांग्लादेश। बा का मतलब क्या है? बांग्लादेश है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चा का मतलब चाइना है, जिसे हम चीन कहते हैं। पा का मतलब पाकिस्तान है। पा का मतलब क्या है मेरे भाई? पाकिस्तान है। और ना का मतलब, आप समझदार हैं अगर थोड़े भी, तो नेपाल है। माँ का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे म्यांमार है। क्या बोलेंगे? म्यांमार है। और बी का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे भूटान है, भूटान। और लास्ट जो बचा दैट विल बी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी भूमि सीमा साझा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 106 किलोमीटर लंबी। और अगर सबसे बड़ी कहोगे तो बांग्लादेश के साथ में 4096.6 किलोमीटर की भूमि सीमा है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन आप सब भैया, नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, राम राम, सभी को नमस्कार, जय हिंद बाबू, फटाफट से आ जाओ। सूरज भैया, मैं तो घर पर था, आपको पता ही है, ठीक है। मैं पार्टी में नहीं था, मैं तो कल आया ही हूँ, ठीक है। हाँ, कल तो मैं आया ही हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए। तो ये क्या कह रहा है? भारत में डिजाइन की गई पहली सौर नौका कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है पहली सौर नौका? बताइए। ऐसी कौन सी नाव है, ऐसी कौन सी बोट है जो सौर ऊर्जा से चलती है, सोलर से चलती है? किससे चलती है? सोलर से चलती है। और साथ ही साथ में भारत की पहली है, वो कौन सी है? सानेट है, आदित्य है, सूर्य है, या मेरे प्यारे साथी गगन है? फटाफट से बताओ करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जितने प्यारे साथी हैं सभी को जय हिंद। तो करेक्ट और राइट आंसर होगा आदित्य। कौन सी है वोट? आदित्य वोट है, इस बात को याद रखिएगा, जो सौर ऊर्जा से चलेगी, सोलर से चलेगी। इट मींस इसे किसी प्रकार की
लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसे जो भी लाइट मिलेगी, जो भी एनर्जी मिलेगी वो सन से मिलेगी। उस सन से जो एनर्जी मिलेगी उससे ही इसकी जो बैटरीज हैं वो चार्ज हो जाएंगी, और बैटरीज जो चार्ज हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, उन्हीं से ये नाव चलेगी या उन्हीं से ये बोट क्या होगी, रन करेगी। इस बात को याद रखेंगे। बात क्लियर है, रन करेगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कह रहा है गिरगिट रंग क्यों बदलता है, सोच समझ के बताइएगा। वाई डज अ कैमलिन चेंज कलर। जो गिरगिट होता है, अक्सर सुना होगा ना, हम लोग कह देते हैं कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। भैया नमस्कार नमस्कार, हर हर महादेव। जितने प्यारे दोस्त हैं, देखो क्या कह रहा है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। ऑप्शन देखो, देखते हैं। यह जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, अच्छा। गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, अच्छा। गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या ऊपर में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है कि क्या होगा करेक्ट और राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप सभी प्यारे साथियों का स्नेह बना रहे, बस राघवेंद्र सर के लिए यही बहुत है। तो जितने प्यारे दोस्त हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जितने प्यारे साथी हैं दबा करके एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होते हैं गर्मी के प्रबंधन के लिए, मतलब कहने का मैनेजमेंट ऑफ समर की बात होती है। उस कारण से जब अपने बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करते हैं उस टाइम पे ऐसा करते हैं, ये मतलब रंग बदलते हैं या कलर चेंज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो किस लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, कन्याकुमारी लौंग। जी हाँ, लौंग की बात हो रही है, क्लोब की बात हो रही है। तो कन्याकुमारी क्लोब को भौगोलिक संकेत दिया गया। भौगोलिक संकेत का मतलब होता है जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, प्रदान किया गया है। ये कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, बताइए। कन्याकुमारी किस राज्य में है बाबू, बोलो। तमिलनाडु में, बिहार में, त्रिपुरा में या केरला में, फटाफट से बताओ। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग भैया रुद्र, बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बताइए। अब देखो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, ये एकदम सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल लॉजिकल सवाल नहीं है। एक तो क्वेश्चन में ही सवाल दिया, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से किस जगह की लौंग को जीआई टैग दिया गया है, तो कन्याकुमारी लौंग को दिया गया है। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां भी स्थित हैं, पहाड़ियां भी स्थित हैं इसकी, नीलगिरी की। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिहार, बिहार क्यों फेमस है भैया बताइए, तो मखाने के लिए फेमस है। मखाना बहुत यहाँ होता है, ध्यान रखिएगा। और मखाना भी दरभंगा में खूब होता है, दरभंगा में होता है, इस बात को याद रखिएगा। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो ये बांग्लादेश से, जी हाँ, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तीन ओर से घिरा है, इस बात को याद रखिएगा। केरल में दो बहुत ही फेमस लेक्स पाई जाती हैं, एक का नाम है अष्टमुदी और दूसरे का नाम है बेम्बानाड। कौन सा नाम है, एक का नाम है अष्टमुदी और दूसरे का नाम है बेम्बानाड। बहुत ही शानदार। चलिए मिथिला मखाना, क्या बात है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है, बताइए। प्रवाल द्वीप का मतलब होता है कोरल आइलैंड। जी हाँ, कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है, कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। वो कौन है आपको बताना है, बताइए। मालद्वीप है, दूसरा कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मुंबई है, या लक्षद्वीप है। फटाफट से बताइए, कोरल द्वीप से, या क्या कोरल रीफ कह लो, कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड कौन सा है। बहुत ही शानदार, जल्दी से बोलो। बहुत ही शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, खाई के पान, बनारस, पान तो बनारस का फेमस है यार, तुम बिहार का कह रहे हो बाबू, हैं, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया भैया। तो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में कुल मिला के द्वीपों की संख्या है 36, और इन 36 में 9 आइलैंड ऐसे हैं जहां लोग पाए जाते हैं, और 27 आइलैंड ऐसे हैं जहां कोई भी आबादी या मानव आबादी नहीं पाई जाती। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार में एक जनजाति निवास करती है जिनका नाम है सेंटनलीज। सेंटनलीज नामक जनजाति जो है वो निवास करती है, जनजाति जो है वो क्या करती है, निवास करती है। इस बात को याद रखिएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मालदीव जो है वो कितने डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है भारत से।
मालदीव जो है वो भारत से कितने डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताओ। बहुत शानदार शानदार शानदार। कह रहा है भारत के अलावा किस देश ने वर्ष 2016 में मुद्राओं के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। देखो, मुद्राओं के विमुद्रीकरण का मतलब होता है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन कब अनाउंस हुआ था, ये तो बात क्लियर है कि भाई भारत में 2016 में हुआ था। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे भाइयों और बहनों, आज शाम 7 बजे के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, अब आप इन्हें बदल लीजिए। तो लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी, बोलो हाँ या ना। उसी साल कौन सा देश है जिसने मोनेटाइजेशन या डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की या विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात, जल्दी जल्दी से बताओ आंसर। बहुत शानदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव माया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार, वेनेजुएला इज द राइट आंसर, वेनेजुएला इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन भैया, नमस्कार मोनी, ठीक है, वेनेजुएला इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ, वेनेजुएला इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और वेनेजुएला जो है वो विश्व में, पूरे देश में, ठीक है, पूरे विश्व में, देश में मतलब पूरे विश्व में ऑयल का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाला भी देश है, इस बात को याद रखिएगा। और इसकी जो मुद्रा, जो भी इसकी अर्निंग है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर करती है। मतलब जो पेट्रोलियम से पैसा आता है वही इसके पास है और बहुत कुछ नहीं है। अगर कतर की बात करोगे, कतार की कैपिटल क्या है? दोहा है। और कतार पर कैपिटा इनकम में पूरे नंबर 1 पर आता है। क्या हमने कहा? कतर जो है, ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में पहले नंबर पर आता है। जो प्रति व्यक्ति आय है, ध्यान से सुन लीजिए, जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें ये पहले नंबर पर आता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 68 लाख रुपीस पर पर्सन पर एनुअल है। मोटा मोटा हिसाब किताब हमने आपको बताया है। अर्जेंटीना जो है, ये वही अर्जेंटीना है जो मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब एक्सपोर्ट बहुत बड़ा करता है, इस बात को याद रखेंगे। और वियतनाम में काजू बहुत होते हैं। काजू कहाँ होते हैं भैया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, नमस्कार है। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। देखो महाकाल का भक्त भी आ गया भैया, नमस्कार तुमको तो, ठीक है, बहुत बहुत खुश रहो, आशीर्वाद। देखो क्या कह रहा है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, आपको बताना है। बताइए, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में, या कह रहा है पुदुचेरी में, चंदन नागौर में, या मछलीपट्टनम में? जल्दी से बोलो कहां पर की गई थी। बहुत ही शानदार, जल्दी से बोलो भाई, क्या बात है। तो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में स्थापित की गई थी। कहां पे की गई थी फ्रेंच फैक्ट्री? सूरत में स्थापित की गई थी। हालांकि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों ने या ब्रिटिश ने अपनी जो पहली फर्स्ट लीगल फैक्ट्री लगाई थी, सुन लीजिए, लीगल फैक्ट्री जो लगाई थी वो मछलीपट्टनम में ही लगाई थी, ठीक है, मछलीपट्टनम में ही लगाई थी। अब आपको बताना है कि बताइए पुदुचेरी की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताओ, पुदुचेरी की स्थापना किसने की थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बाबू एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हालांकि देखो हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, आज लगभग आधे भारत में बारिश हो रही है, ठीक है, यूपी में और दिल्ली में, और सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो, गुड़गांव हरियाणा ऑल्सो बारिश हो रही है, बिहार में भी हो रही है बारिश। मैं भीग गया, और जब मैं भीग गया तो आप समझदार हैं होता क्या है, हाँ, तबीयत गई बिगड़। और ये दोपहर से ही हो रहा था, पर वो फाइनली हो ही गया, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लो, वी विल रिकवर सून, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो बताओ जल्दी से, फ्रांसिस मार्टिन, पूरा नाम लिखा करो यार, आधा नाम लिखते हो, हाँ, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन। कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है, रतौंधी होती है, एनीमिया होती है, बेरी बेरी होती है? जल्दी से बताओ,
हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बहुत मौसम खराब चल रहा है और इसमें जो बच गया वो बच गया, और जो निपट गया ना तो वो निपट ही जाएगा भैया, उसको तबीयत बिगड़ सकती है। पानी पानी, हाँ हो सकता है ऐसा भी भैया जितेंद्र। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताओ जल्दी से, इतना सरल सवाल पूछा है। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है, तो आप सभी को पता है रिकेट्स होता है, और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे सन है। नेचुरल सोर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सन है। नेचुरल सोर्स क्या है विटामिन डी का, तो आप बोलोगे सन है या सूर्य है, वॉट एवर यू से, ठीक है। दूसरी चीज, रतौंधी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। एनीमिया विटामिन B9 की कमी से, विटामिन B9 की कमी से। और बेरी बेरी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी की कमी से होता है। कई जगह पे बी की जगह आपको लिखा मिल सकता है विटामिन B1, क्या लिखा मिलेगा, विटामिन B1 लिखा मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, बताइए जल्दी से, कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, फटाफट से बोलो मेरे भाई। बहुत बढ़िया चिल्का है, कोल्लेरू है, पुलिकट है। ऑप्शन देखो, केवल 1, केवल 2, केवल 3, 2 और 3। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो कोल्लेरू है और पुलिकट है, कोल्लेरू तो पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में ही है, कहोगे ठीक है सर, ठीक है। दूसरी पुलिकट जो है वो आंध्रा और तमिलनाडु के हिस्से में भी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आंसर क्या करोगे, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, तो भैया ये दोनों पाई जा रही है, तो 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। चिल्का झील जो है आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, तो आप कहोगे उड़ीसा में है। कहाँ पर है चिल्का झील, उड़ीसा में है। और ये भारत की पूर्वी घाट की, सुन लीजिए, भारत की पूर्वी घाट, जी हाँ पूर्वी घाट की, ठीक है, भारत की पूर्वी घाट की सबसे बड़ी ठीक है खारे पानी की, जी हाँ खारे पानी की लैगून झील है, लैगून झील है, इस बात को याद रखिएगा। कौन सी झील है बाबू, लैगून झील है, याद रहेगा। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, गुड इवनिंग नेहा, कि पश्चिमी घाट की, देखो यही सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत की पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है। हमने पूर्वी घाट की आपको बता दी, चिल्का है उड़ीसा में, ठीक है। आगे आओ, कह रहा है ओइल अट्टम पारंपरिक लोक नृत्य है किस राज्य का, बताइए फटाफट से बोलो। ओइली या ऑयली बोल लीजिए, ऑयल बोल लीजिए, अट्टम, ठीक है, पारंपरिक लोक नृत्य है किस राज्य का, केरला का, कर्नाटका, उड़ीसा एंड ऑल्सो यू कैन से तमिलनाडु। तो आपको पता है उड़ीसा में तो ओडिसी होता है, उड़ीसा में क्या है, ओडिसी होता है, ठीक है, बोलो याद रहेगा क्या होता है ओडिसी। कर्नाटक में क्या होता है, तो दैट विल बी अक्षगान, क्या होता है बाबू, अक्षगान होता है, ठीक है। केरला में क्या है, तो कथकली होता है, कथकली होता है। अब आप कहोगे सर ऑयली अट्टम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में होता है। हालांकि तमिलनाडु में याद रखिएगा भरतनाट्यम भी होता है। बाबू एक बार ईमानदारी से बताओ, शेयर और लाइक कौन करेगा। इतने दिन बाद क्लास मतलब हो रही है, मतलब मान लीजिए 2 दिन बाद तो क्लास हो ही रही है। 2 दिन क्यों यार, कल ही तो नहीं हुई थी, कल ही तो नहीं हुई थी, वैसे तो मैंने रोज ही पढ़ाया है आपको, हाँ भले ही घर से पढ़ाया है। एक बार लाइक और शेयर दबा के ठोको फटाफट से, लाइक और शेयर की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइव 500 तो लाइक भी 500 होने चाहिए, दबा करके लाइक और शेयर करो फटाफट से। कह रहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। आज मैं भाषाओं के ऊपर सारी कहानी बता देता हूँ, सुन लेना ध्यान से, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा बाबू, सोना राजा बेटा याद रखिएगा, ठीक है। जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, जितने भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनता है, इस बात को याद रखिए। देखो पहला प्रश्न क्या है बाबू, नमस्कार गेमर जी नमस्कार, ठीक है। देखो क्या बनता है कि 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था, ठीक है, मूल संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी, तो आप कहोगे मूल संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी लैंग्वेजेस थी बाबू, तो आप कहोगे 14 लैंग्वेजेस थी, कहोगे ठीक है। फिर क्या हुआ, भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 1967 में, और यहाँ पर सिंधी को, जी हाँ सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, तो ये 15वीं भाषा के रूप में आए। 71वां संविधान संशोधन 1991 का है,
जिसके अंतर्गत 90-91 का, जिसके अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। नाम है नमक, ना से नेपाली है, नेपाली, माँ से मणिपुरी है, मणिपुरी है, एग्जाम में पूछा जाता है, और का से बाबू कोंकणी है, कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज है जिनको जोड़ा गया था, ये 3 लैंग्वेज है जिनको जोड़ा गया था। बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो। 66 में आया था, 67 में लागू हुआ है, 66 नहीं लिखो, ठीक है। और यहाँ पर आया 92वां संविधान संशोधन 2003। बात क्लियर? जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, BDMS, याद रहेगा। बोडो, डोगरी, गलत सलत सब आंसर कर देते हो, है ना। मैथिली अपने बिहार में ही बोली जाती है, और संथाली। ये वो 4 भाषाएं हैं जिनको जोड़ा गया। तो कुल मिला के 18 और 4 कितनी हो गई? 22। तो यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस बात को सभी बच्चे याद भी रखिएगा। चलो, बोलो नहीं है, बोडो है पगले, बोलो लिख दिया है बोडो, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कह रहा है किस घटना ने ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? अगर आपको थोड़ा भी याद हो, स्वदेशी आंदोलन विच इज स्टार्टेड बाय SN बनर्जी, यू कैन से, आप कहोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने शुरू किया था। 1905 की बात है ये, आफ्टर द बंगाल पार्टीशन, ठीक है। कहाँ शुरू किया था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के किसमें बाबू? टाउन हॉल में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्यों किया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में। पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर्ड बाय द लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिक्लेयर किया था, इस बात को याद रखेंगे। 1905 की घटना है। हालांकि सत्याग्रह की बात करूं, चंपारण, ये 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। गांधी जी की भारत में जो वापसी हुई थी साउथ अफ्रीका से, या यू कैन से अफ्रीका से, ठीक है। गांधी जी की जो वापसी थी अफ्रीका से, अगर मैं उसकी बात करूं आप सभी प्यारे साथियों से या दोस्तों से, तो इस बात को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अफ्रीका से जो वापसी हुई वो 9 जनवरी 1915 को हुई थी। कब हुई थी? 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर मैं बात करूं तो ये 1919 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बोलो याद रहेगा कि नहीं? फटाफट से बता दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, देखने की कोशिश करेंगे क्या है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है, क्या है भैया बताइए? फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या कह रहा है प्रत्येक नागरिक का सामान्य कर्तव्य है। देखो कहीं भी आपको फंडामेंटल राइट्स में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। लिखा मिला अगर आपने देखा हो तो बताइए मुझे। 12 से 35 में बताया गया है। अगर मैं बात करूं भाग नंबर 3 में रखा गया है फंडामेंटल राइट्स को। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 51A में है। पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4A में रखा गया है। इसमें 11 ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। उनमें से एक ये भी ड्यूटी है जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करोगे तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेके 51 में है। और अगर पार्ट्स की बात करते हो तो पार्ट 4A में रखा गया है। इसमें रखा गया है, पार्ट 4A में रखा गया है। इस बात को याद रखना और ध्यान रखना। अब देखो भैया अगला चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य जनसंख्या को स्थिर करना है। तो जनसंख्या को स्थिर करना है कब तक? जल्दी से बताओ, जनसंख्या को कब तक स्थिर करना है? आप सभी को बताना है, जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। खुश रहिए रहिए राम रतन। 2025, 2032, 2045 कब तक जनसंख्या का स्थिरीकरण कब तक होना चाहिए? तो याद रखिएगा जनसंख्या का स्थिरीकरण 2045 तक कहा गया है। कब तक? 2045। लेकिन इसे बढ़ा लिया है, ध्यान रखिएगा। अब इसे 2070 तक के लिए कहा जा रहा है। बाकी आप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार क्या कहेंगे? 2045 ही कहेंगे। अब जनसंख्या स्थिर नहीं हो पा रही, आप समझ रहे हैं। जनसंख्या अगर स्थिर नहीं हुई तो कितनी समस्या है, आप देख रहे हैं ना। देखिए अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है, ध्यान से समझो, और हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, एक्चुअल हमारे देश में तो जनसंख्या विस्फोट है। क्या है हमारे देश में? जनसंख्या विस्फोट है, पॉपुलेशन ब्लास्ट है, विस्फोट है। क्या है हमारे यहाँ पे?
जनसंख्या विस्फोट चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्त? जनसंख्या विस्फोट चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, सूरत में की गई थी, आपको अभी बताया था। चलिए छोड़ दीजिए, आगे आइए। केल्विन, के मतलब क्या है? केल्विन इकाई को, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ। इलेक्ट्रिक, साउंड, टेम्परेचर, ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताओ, जल्दी से बोलो भाई। शादी तुम पहले कर लेना है, बस चल पढ़ ले लड़के, बालक। देखो केल्विन, देखो सुना होगा आपने, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, रोमर और फ़ारेनहाइट, ठीक है, इनमें रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट। ये वैल्यू आपको दी हुई हो सकती है, एग्जाम में पूछ ले कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है सामान्यतः, तो आप आंसर कर दोगे। साउंड को जो नापते हैं, इंटेंसिटी जो इसकी होती है वो डेसिबल में, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, किस में मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है साउंड को। इलेक्ट्रिक, घर में जो लाइट आती है उसको किस में मेजर करते हो? बताओ जल्दी से। जो घर में लाइट आती है उसको किस में मेजर करते हो? जल्दी से बोलो फटाफट से, देखें कौन बता पाएगा भाई। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, जल्दी से बोलो फटाफट से, बहुत ही बेहतरीन। तो याद रखिएगा, जहांगीर का अर्थ क्या है? बताओ भैया से, जहांगीर का अर्थ क्या है? अरे भाई आपको दूसरा कुछ बताना है और आप दूसरा कुछ बता रहे हैं, जल्दी से बोलो। बहुत ही बढ़िया, एम्पियर में होती है। चलो, राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता और सत युद्धों का नायक। बताइए जहांगीर का मतलब क्या है? जहांगीर का मतलब क्या है? बाबू दबा करके लाइक और शेयर हो जाए फटाफट से, कोई बच्चा रुकना और थकना नहीं चाहिए। मतलब आप देख रहे हो कि तबीयत नहीं सही, तभी मैं तुम्हें देखो पढ़ाने में मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, और तुम लाइक और शेयर में पीछे हटते हो। बड़े गंदे बच्चे हो गए हो क्या? दबा करके लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व विजेता। और विजेता एक और था, आलमगीर। किसने उपाधि ली थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। आलमगीर, आलमगीर की उपाधि किसने ली थी? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है ये बात। आलमगीर की उपाधि किसने ली थी? आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दबा करके बताओ बाबू, क्या होगा करेक्ट और राइट आंसर? आलमगीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तुंगभद्रा, साबरमती, मांडवी, नर्मदा। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका लॉजिक समझो। अरब सागर में गिरती हैं, कुछ ऐसी हैं खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। एक याद रखो, सालू की माँ, सालू की माँ कहोगे, ठीक है। भानमती, भानमती सोझा, सोझा, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है। इस सा का मतलब है साबरमती, ध्यान से सुन लो, साबरमती। इस लू का मतलब है लूनी, इस माँ का मतलब है माही, इस भा का मतलब है भारत पूजा, भारत पूजा झंडा वाला झा, ठीक है। इस ना का मतलब है नर्मदा, इस माँ का मतलब है मांडवी, मांडवी। इस ती का मतलब है ताप्ती। इस सा से दो नदियां हैं, एक है सतलज, दूसरी है सिंधु, और इस झा से है झेलम। क्या है? झेलम। इनमें से ये कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कुछ ऐसी खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। गुड इवनिंग भैया, नमस्ते, ठीक है, समझ गए ना? आंसर याद कर लो, तुम ट्रिक क्यों याद करोगे? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ट्रिक ना आए, है ना। देखो इसके माध्यम से आप कई सारी नदियां जान जाओगे, और अगर आंसर ही याद करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो
ठीक है, मांडवी इज द राइट आंसर। कहोगे ये और ये क्या है, ये दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब अगर आप मैप देखोगे इस तरीके से, यही है मैप, ठीक है, और खंबात की खाड़ी ये है, ये हिस्सा जो है ना ये खंबात की खाड़ी का है। अब जो पानी यहाँ आता है वो क्या यहाँ अरब सागर में नहीं आता होगा, जरूर आता होगा, लेकिन फाइनल मर्जर अरब सागर में, लेकिन इससे पहले खंबात की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं नर्मदा और साबरमती, ताप्ती, ठीक है, ये सारी जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। डायरेक्ट जो गिर रही है वो कौन सी है, वो मांडवी है। कहाँ से गिरती है, गोवा से। मांडवी कहाँ से निकलती है, गोवा से, याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है, गोवा से निकलती है, इस बात को आप याद रखें। कह रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया था, जल्दी से बताओ। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो, जितने प्यारे बच्चे हैं। 30 सितंबर 2018, 31 अक्टूबर 2018, 30 नवंबर 2018 और 15 दिसंबर 2018। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया था, जल्दी से बोलो। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो आप कहोगे नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर या रिवर पर बना है। कहाँ पर, तो आप कहोगे गुजरात में। कहाँ पर, तो आप कहोगे गुजरात में। कितना हाइट है इसका, चलिए बता दीजिए, इसकी ऊंचाई कितनी है आप बताइए फटाफट से, ठीक है। चलो आगे आओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नरम दल और गरम दल अलग कब हुए थे, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे वो 1907 में हुए थे, सूरत अधिवेशन में। सूरत कॉन्फ्रेंस थी या सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का, यहाँ ये सेपरेट हुए थे। फिर एक कब हुए मेरे प्यारे दोस्त, तो याद रखिएगा लखनऊ समझौते में 1916, और यहाँ पर कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी एक साथ आई। जी हाँ, मुस्लिम लीग भी एक साथ आ गई थी, इस बात को जरूर याद रखें बच्चों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। लखनऊ समझौता, कौन समझौता है, लखनऊ समझौता। बाबू दबा करके लाइक और शेयर बनता है, एक बार दबा करके लाइक और शेयर करो। हाँ, पूरे 297 लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। क्या चक्कर भाई, 500 लोग लाइव देखते हो और लाइक इतने कम कैसे रहते हैं, 300 भी नहीं हुए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, अगर आपको याद हो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसके बीच, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। चलिए करेक्ट और राइट आंसर मिल गया। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ, जल्दी से बताओ। वेयर वाज द तंचोई जरी डेवलप्ड, वाराणसी में, जिसे बनारस कहते हैं, ढाका कहते हैं, सूरत या तंजौर। देखिए ढाका इज बेसिकली फेमस फॉर व्हाट, मलमल के लिए फेमस है, मलमल के लिए, ठीक है। सुना हो, बहुत मुलायम कपड़ा होता है मलमल का, तो मलमल के लिए फेमस है। क्या, अंबिका चरण मजूमदार इज देयर ऑल्सो, ठीक है, बहुत अच्छे। वाराणसी, सूरत किस लिए फेमस है आपको पता है, सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है, बोलो यस और नो, क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है। बचा तो भैया एक ही बनारस। तो जो तंचोई जरी है उसका जो विकास हुआ कहाँ पर हुआ, वो कहाँ पर हुआ, वाराणसी में हुआ। कहाँ पर हुआ बाबू, वाराणसी में हुआ, जो बहुत एग्जाम के लिए फेमस है। बनारस में ही स्थित है BHU, जिससे हम कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना ट्रिपल मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में की थी, और ये चंद्राकार आकृति में बना हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये चंद्राकार आकृति में बनाई गई है। किस आकृति में, चंद्राकार आकृति में बनाई गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, 1963, 1966, 1969, 1980। जल्दी से बताओ। इसरो की बात चल रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
सिकंदर जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते। बताइए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगर मैं 1966 की बात करूं, किसकी बात करूं 1966 की, तो अकाल पड़ गया था। कहाँ से कहाँ तक? 1964 से 1966 तक, ठीक है। जिस वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हैम्पर हो गया था, और उसके बाद हम लोग प्लानिंग नहीं कर पाए थे। 1963 की अगर मैं बात करूं, तो बोकारो, जी हाँ, बोकारो स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड। स्टील प्लांट को बनाया गया, किसको? बोकारो स्टील प्लांट को बनाया गया। 80 की अगर मैं बात करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों से, इसकी बात करता हूँ, 1980 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे 6 बैंकों का, कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? तो आप कहोगे 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को किया गया था इनका राष्ट्रीयकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कहाँ की केसर या सैफरॉन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सैफरॉन कहाँ होता है आप जानते हैं? वेयर सैफरॉन हैज़ गिवन अ जीआई टैग, जम्मू कश्मीर, केरला, राजस्थान एंड त्रिपुरा ऑल्सो। तो बताइए कहाँ पर सैफरॉन होता है? आप सभी को पता है कि सैफरॉन कहाँ होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, 1969 में। बहुत बढ़िया नेहा, वेरी गुड। सीआईएसएफ की भी स्थापना की गई थी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही शानदार जानदार, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? सैफरॉन इज फेमस फ्रॉम कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो सैफरॉन है वो बहुत फेमस है। क्या हमने कहा? जम्मू एंड कश्मीर का जो सैफरॉन है वो बहुत फेमस है। काली मिर्च और काजू जो है वो कहाँ का फेमस है? तो आप कहोगे केरला का फेमस है। जीरा सुना है? वो खाने वाला नहीं है, चाय वाला, सब्जी में जो जीरा डाला जाता है, वो राजस्थान का बहुत फेमस है। हालांकि राजस्थान में सरसों भी एक अच्छी मात्रा में या अच्छी तादाद में होती है, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन बने हैं? SS मुंद्रा, M स्वामीनाथन, L चिदम्बरम या KK सलूजा? देखो याद रखिएगा, ये ऑप्शन बहुत ही शानदार है। जीआई टैग क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। हाँ माधुरी, देखिए जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, एक क्षेत्र में कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, तो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री, इसके द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। ये वहाँ पर उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है कि भाई इस क्षेत्र का ये फेमस है। जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, है ना? आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सुना ही नहीं है? ये सुना है कभी? ODOP सुना है? ODOP इज वेरी फेमस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिले का कोई एक प्रोडक्ट होगा जो बहुत फेमस होगा, आपके यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर कौन है? SS मुंद्रा इज देयर। SS मुंद्रा को बनाया गया है, ये पहले RBI के डिप्टी गवर्नर थे। पहले क्या थे? RBI के डिप्टी गवर्नर थे, अभी नहीं है, याद रखिएगा, पहले थे, ठीक है। MS स्वामीनाथन कौन है? M स्वामीनाथन लिखा है, MS स्वामीनाथन होता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, लीची है, जदुलाम है, बिल्कुल कह सकते हो आप, बिल्कुल मखाना है, भविष्य में मिल सकता है, मिल जाएगा। पहली बार जीआई टैग दिया गया था रसगुल्ला को, ठीक है, हाँ, वो आपका पश्चिम बंगाल। भारत का पहला ऑटोमोबाइल उद्योग शुरू कहाँ हुआ था? कुर्ला मुंबई में, उत्तरपारा में, कलकत्ता में, श्री पेरम्बूर चेन्नई में या दमकुर बेंगलुरु में? भारत का पहला ऑटोमोबाइल, भैया लाइक और शेयर बढ़ाइए, गलत बात है ये, काम नहीं चलेगा इतने से। देखिए लाइक और शेयर ही मेरे मोटिवेशन का पार्ट है, ठीक है, तो उसे कम नहीं होना चाहिए। एक बार दबा करके लाइक और शेयर कर दो। पूरे 200 लोग बाकी हैं जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है। रसगुल्ला और चाय, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वेरी गुड। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? श्री पेरम्बूर इज़ वेरी फेमस फॉर ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के लिए कौन फेमस है? तो आप करोगे श्री पेरम्बूर।
यहाँ पर भैया रेल कोच फैक्ट्री भी स्थित है, याद रखिएगा। जो हाँ चलिए मेहता साहब, चलिए बहुत बढ़िया। दार्जिलिंग चाय थी कि दार्जिलिंग रसगुल्ला था? हाँ, चाय और रसगुल्ला दोनों ही थे, एक साथ आगे पीछे आए थे, देख लीजिएगा, ठीक है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव कहाँ होता है? असम में, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। फटाफट से बताओ। हाँ जल्दी जल्दी से बोलो भाई, जल्दी जल्दी से बता दो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। बताओ संगाई महोत्सव कहाँ होता है बाबू? बहुत बढ़िया। ओहो क्या बात है, सस्ता रहता है रसगुल्ला। अब ठीक है, अपना अपना है, रसगुल्ला सस्ता है महंगा है, क्या करोगे। मणिपुर में होता है संगाई महोत्सव। कहाँ होता है? संगाई महोत्सव मणिपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है, ठीक है। बिहू भी तो होता है फेस्टिवल। बिहू कहाँ होता है? बिहू तो आप क्या बोलोगे? डांस भी रहता है, असम में होता है, हैं? मिजोरम में कौन सा होता है? चिराओ। चिराओ, ठीक है। इसको बांस डांस भी कहते हैं, बैम्बू। हाँ, इसका चिराओ जो है ना, चिराओ, ठीक है। चिराओ जो है, इसको पुराने शब्दों में अगर हम देखें, देखिए चिराओ के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, क्योंकि आदिवासियों का डांस है, वो मेघालय में भी होता है, मिजोरम में भी होता है। तो कहीं मेघालय का भी पढ़ लिया हो, ठीक है, या मिजोरम पढ़ लिया, तो घबराना नहीं है। बिकॉज रीज़न बिहाइंड इट कि जो आदिवासी समुदाय है वो विभिन्न दोनों स्टेट में कॉमन प्रजाति है, तो उनके फीचर भी कॉमन से हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। चिराओ मिजोरम में होता है, ठीक है। इसे बांस डांस भी कहते हैं, बांस नृत्य कहा जाता है, बैम्बू डांस भी कहते हैं, प्राचीन नाम है। मणिपुर में मणिपुरी होता है। मणिपुर में कौन सा होता है? मणिपुरी होता है। अच्छा एक बात बताओ, नागालैंड में कौन सा डांस होता है? बताओ नागालैंड में कौन सा डांस होता है, बताना है आपको। जल्दी बोलो भाई। कह रहा ताजमहल के डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईशा खां, शाह अब्बास और इस्माइल। फटाफट से बोलो। देखो ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया था वो दो लोगों ने किया था, उस्ताद ईशा खां, और उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। ये दो वो लोग थे जिन्होंने प्रदान किया, बनाया था। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। बी विल बी द राइट आंसर। आगे कह रहा है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? बताइए। डॉक्टर M.A. गोपीनाथ, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, डॉक्टर S. राधाकृष्णन और डॉक्टर G. भट्टाचार्य। फटाफट से बोलो। बहुत ही शानदार, बहुत बच्चे। करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथन। कौन? S. रंगनाथन थे, जो क्या थे? बोलो जल्दी से। पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। कौन थे? पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। हॉर्नबिल भी होता है फेस्टिवल, बटरफ्लाई भी होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? पत्ते से, तना से, जड़ से, छाल से। दालचीनी तो देखी होगी गरम मसाले में घर में जो आती है, तो वो किससे एकत्रित की जाती है? आप सभी को बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ। फटाफट से बोलो बाबू, जल्दी जल्दी से बता दो। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाल से। क्या हो जाएगा? छाल से। तो दालचीनी किससे पाई जाती है? छाल से प्राप्त होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? केसर की खेती के लिए, सीढ़ी नुमा खेती के लिए, सेब के बगीचे और झूम खेती। देखो झूम खेती जो होती है अधिकांशतः आदिवासी लोग करते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों पे की जाने वाली खेती है। कौन से क्षेत्रों पे? पहाड़ी क्षेत्रों पे की जाने वाली खेती है, इस बात को भी याद रखिएगा। जो पेड़ पौधों को काट करके, उनको जला करके, उनकी जड़ों को वहाँ पे थोड़ा सा स्थान बनाया जाता है, वहाँ झूम एग्रीकल्चर होता है। तो आई होप सो कि झूम एग्रीकल्चर तो आप समझ गए हैं। करेवा इज़ फेमस फॉर केसर। करेवा किसके लिए फेमस? केसर के लिए। झूम खेती एग्जाम में बहुत बार रही है, सो वी विल डिस्कस्ड, ठीक है। बाबू एक बार लाइक वाला बटन दबाओ फटाफट से, सभी लोग जितने प्यारे बच्चे हैं, लाइक और शेयर का बटन दबाओ फटाफट से। हाँ, ये जो 196 लोग बाकी हैं जिन्होंने लाइक और शेयर तो किया ही नहीं है, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाबू सब्सक्राइब भी करना होता है।
दबा लो बटन सब्सक्राइब वाला भी, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि क्लासें मिलती रहें। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, कल शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम लोगों की मुलाकात होने वाली है। तो डोंट मिस द सेशन को आपको किसी भी स्थिति में मिस नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। कल संडे को शाम 7 बजे, ठीक है, मिलना तुम बिहार अड्डा 24/7 पर। पान की दुकान पर नहीं मिलना, ना घिसनी घिसते मिलो वहाँ पे फटा कराओ पता चला, ठीक है, नहीं, ठीक है, पान की दुकान पर नहीं मिलना है। कहाँ मिलना है? बिहार अड्डा 24/7 पर। कितने बजे? शाम 7 बजे, ठीक है। शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा आप सभी के लिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? बोलो जल्दी से। और बना कब था ये भी बताओ। 1919, 1925, 1928 और 1927। साइमन कमीशन बना कब था ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ में आपको ये बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। फटाफट से बोलो मेरे भाई, फटाफट से बताओ। तो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1928 को आया था, ठीक है। अगर कहे बना कब था तो नवंबर 1927। कहाँ बनाया गया था? तो आप कहोगे लंदन में बनाया गया था, लंदन में बनाया गया था। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या हुआ था? बोलो जल्दी से, बोलो भाई। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। कुछ चल ही नहीं रहा है जी। अरे भाई, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, ट्रेन एक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं काकोरी कांड, ठीक है। जो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और कई सारे लोगों ने किया था। 1919 में कई सारी घटनाएं हैं, ठीक है। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी है और 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही रॉलेक्ट एक्ट आया था और रॉलेक्ट एक्ट ही कारण था जलियांवाले बाग हत्याकांड का। क्या कारण था? बोलो। 1919 का। मवेशियों के लिए ब्लड बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत। गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा और उड़ीसा। ऐसा काम वैसे उड़ीसा ने किया है, तब भी एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। सब में आएगा, मद निषेध में भी आएगा, परेशान नहीं हो। हाँ, टेंशन नहीं लो, आएगा। जल्दी से बताओ करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा विल बी द राइट आंसर। उड़ीसा ने स्थापित किया है, ठीक है। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। क्या लगता है आप सभी को? फटाफट से बोलो। और बाबू लाइक और शेयर दबा करके एक बार किया जाए। जितने प्यारे दोस्त हैं, मोर देन 600 पीपल, तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने प्यारे बच्चे हैं दबा करके लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। देखो आपको समझना भी चाहिए क्योंकि त्रिपुरा ही पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ, त्रिपुरा ही बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा है। एक साइड से भारत का है, एक हिस्सा भारत का है और 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये भारत और बांग्लादेश मैत्री उद्यान कहाँ बन रहा है? त्रिपुरा में बन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, इस बात को याद रखें। कह रहा है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है? बांग्लादेश की है, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। ये सवाल तो मुझे लगता है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोग इस सवाल को कर लेंगे। जल्दी से बताओ। उम्मीद है, आशा है, जिस वजह से आप सभी लोग इस सवाल को कर लेंगे। फटाफट से बोलो भाई, जल्दी से बताओ। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। 4096.6 किलोमीटर। क्या बोलोगे? 4096.6 किलोमीटर। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा है इस देश की, ठीक है। भारत के साथ में बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसके साथ में इंडिया के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ बाबू। कह रहा है राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना। फटाफट से बताओ। देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो रही है वो 51 से 56 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 थी, तीसरी थी 61 से 66 और चौथी जो थी वो 69 से 74 थी, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में
1966 से लेकर के 1969 तक भारत में हॉलीडे प्लान रहा है। क्या रहा है? हॉलीडे प्लान रहा है, इस बात को याद रखिएगा, जिसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी द टाइम ऑफ व्हाट, तो आप कहोगे फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट विल बी द टॉक इन द टाइम ऑफ क्या? सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान विल बी बेस्ड ऑन पीसी महालोनाविस मॉडल। पीसी महालानोविस मॉडल पर आधारित था, इस बात को जरूर याद रखें। चलिए, कह रहा है डोकलाम गतिरोध भारत और देश के बीच में संबंधित है। डोकलाम पर एक बार अभी डिस्प्यूट हुआ था, तो भारत और किस देश के बीच था? पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। फटाफट से बताओ, डोकलाम किस पर था बाबू? भैया रुद्र, बहुत बढ़िया रौद्र। सतीश, ठीक है, डन। हम भी हैं, ठीक है अनंत, तुम भी हो, ठीक है भैया। तो चाइना और भारत के बीच में था। किसके बीच में था ये डिस्प्यूट? डोकलाम डिस्प्यूट, चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में। चलो, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टिस से, सिंकोना से, नीम से, या सिकोयोइया से? बताओ, किससे कुनैन प्राप्त होती है? फटाफट से बताओ। अरुणाचल प्रदेश, जल्दी से बोलो। भूटान कैसे होगा यार, जबरदस्ती। हाँ, वो तो कभी हिस्सा था, लेकिन अब वो हिस्सा चाइना अपना कब्जा बताता है। ठीक है, नहीं, कल डीके सर की क्लास नहीं होगी। नहीं, कल 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरा ही रहेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को जुड़ना है, इस बात को याद रखिएगा। गोलगप्पे खाने नहीं चले जाना। ठीक है, कल अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? सिनकोना। क्या होगा? सिनकोना पेड़। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बाबू। जितने प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे साथी हैं, आज के लिए देखिए एक नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसे कहते हैं बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक प्री सिलेक्शन क्रैश कोर्स, स्टार्ट फ्रॉम 18 अक्टूबर। देखो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, वो भी देख लो। लाइव क्लासेस होंगी लगभग 180 प्लस घंटे की। ठीक है, ई बुक्स होंगी, मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, और पीडीएफ हर एक क्लास का मिलेगा। पीडीएफ हर एक क्लास का मिलेगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात को देखो। सर ये कितने का मिलेगा? देखो इसका प्राइस लिखा होगा 3,999 रुपये, लेकिन आपको कूपन कोड याद रखना है Y361। ठीक है, सारे दुख दर्द हरने वाला कूपन कोड Y361 लगाइएगा। ठीक है, Y361 लगाइएगा। 880 रुपये में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। कितने में इनरोल कर लेंगे? 880 रुपये में। और सुन लो, अड्डा 24/7 के ऐप से लेना। अड्डा 24/7 के किससे लोगे? ऐप से लोगे। ठीक है, तो ये 880 का मिलेगा। अगर आपने अड्डा 247.com से लिया, अड्डा 247.com से लिया, तो ये आपको 920 रुपये का या 19 रुपये का पड़ेगा। 10-20 रुपये जो बच जाएं बाबू। ठीक है, जाने से पहले पूरे 501 लाइक करके जाइएगा। पूरे 501 लाइक करके जाइएगा। जितने प्यारे साथी हैं, जितने प्यारे दोस्त हैं, कोई भी बच्चा भागेगा नहीं, है ना, थकेगा नहीं, टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, कल क्लास है। और सुन लो, जाते जाते सवाल का आंसर जो है, ठीक है, नाको का विस्तार क्या है? ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कमीशन, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, नेशनल एकेडमिक काउंसिल ऑफ ऑर्फन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप क्लास खत्म होने के बाद में चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब क्लास आपकी खत्म हो जाएगी तब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। व्हाट इज द करेक्ट राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है पायल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, डन। बट रिप्लाई जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि शाम 8 बजे की सेशन जो है, जो 8 बजे की क्लास है आपकी डेली, ये आप सभी को मिलती रहे। कब की? रात 8 बजे की क्लास आप सभी को मिलती रहे, इस बात को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे साथी हैं, अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम कैसे ले पाएंगे, हमें बता दीजिए, तो वो मैं दिखा देता हूँ। आ जाओ भाई।
ये है गूगल, गूगल पर गए, अड्डा 24/7 लिखा, क्या लिखा आपने, अड्डा 24/7, ठीक है। ये देखो आपके सामने आ गया इंडियाज़ नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, इस पर क्लिक कर देना। ये देखो थोड़ी देर वेट करोगे तो ये आ जाएगा ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज पे गए, स्टेट एग्जाम पर गए, उत्तर प्रदेश और ये बिहार, बिहार में ये बिहार एसएससी सीजीएल। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सिविल कोर्ट का है तो सिविल कोर्ट में भी रजिस्टर कर सकता है प्यून क्लर्क के लिए, कूपन कोड विल बी सेम, मतलब वही Y361 लगाना है, ठीक है। ये देखो ये रहा बिहार एसएससी सीजीएल प्री सिलेक्शन, ठीक है, क्रैश कोर्स, 121 टेस्ट हैं, 180 घंटे की क्लास है, 3,999 का है। बाय नाउ करो, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कहेगा कूपन कोड बता दीजिए, देखो ऊपर से बचते बचाते इंटर में Y361 अप्लाई कर दो, ठीक है, 919 रुपये का मिलेगा। तो Y361 लगाइए और सारे दुख दर्द हटाइए, ठीक है, Y361 याद रहेगा बाबू। रुद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। जितने प्यारे दोस्त हैं फटाफट से, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं बाबू ब्रेक के बाद, ठीक है। तो कल कितने बजे मुलाकात होगी, शाम 7 बजे, ठीक है, मंडे से फिर 8 बजे, ठीक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अभी भी लाइक जो है ना वो पूरे 501 नहीं हुए हैं, दबा के ठोको लाइक और शेयर।